नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का अपना लक्ष्य चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में हम सभी लोग देखेंगे संपूर्ण हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी हिंदी व्याकरण में। तो चलिए अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम पूरा कोर्स कवर करेंगे मात्र 30 से 40 मिनट में, और यह जो है आपके लिए रामबाण का काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण। तो दोस्तों, सबसे पहले मेन पॉइंट से चलते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण देखो, हिंदी में सबसे पहले हम देखेंगे जो व्याकरण में आता है वर्ण। वर्ण सबसे नीचे स्तर से देखें तो वर्ण से शुरुआत होती है हिंदी की। तो चलिए हिंदी क्या है, हिंदी व्याकरण में वर्ण क्या है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण मित्रों वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो शब्द निर्माण की लघुतम इकाई ध्वनि या वर्ण है। जो शब्द निर्माण की लघुतम इकाई देखें तो वह ध्वनि या वर्ण है। कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ण में सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वह है ध्वनि या वर्ण। ठीक है, तो इस तरह करके इसमें काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं छोटे छोटे पॉइंटों पे। चलिए और अगला देख लेते हैं वर्ण के भेद। तो वर्ण के भेद की बात करें मित्रों, जो वर्ण के भेद होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। तो स्वर और व्यंजन ये जो है वर्ण के भेद होते हैं। स्वर और व्यंजन, तो स्वर और व्यंजन जो है वर्ण के भेद होते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो दो होते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हिंदी वर्णमाला, हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो समस्त हिंदी के बारे में ही देखेंगे। अब इसके बाद हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है और व्यंजन कितने होते हैं। तो मित्रों, जो स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन 33 होते हैं। तो ठीक है, अब चलिए एक एक को कवर करते हैं। स्वर क्या है, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु किसी अवरोध के बाहर निकलती है स्वर कहलाते हैं। एक तो परिभाषा यह है कि जिसमें से उच्चारण करते समय वायु का कोई भी अवरोध, किसी प्रकार का अवरोध ना लगे तो वह स्वर कहलाता है। दूसरे हम इस तरह कह सकते हैं कि वह ध्वनियाँ जो बिना किसी सहायता के बोली जाती हैं, जो बिना किसी सहायता के बोली जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, जो बिना किसी सहायता की बोली जाती हैं। अर्थात स्वर जो होते हैं वह बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। जैसे आपको बोल दें आ, तो आप बोल रहे हैं तो आ जो है आपने किसी का सहारा नहीं लिया। जबकि व्यंजन होता है, जो व्यंजन में आपको सहारा लेना पड़ता है। व्यंजन में क्या करना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। जैसे आपने का बोला मित्रों, थोड़ा सा वॉल्यूम आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ थोड़ा शोरगुल ज़्यादा है। चलिए कोई बात नहीं, हमें पढ़ाई से मतलब रखना है, शोरगुल से नहीं। तो देखिए जो का हम बोलते हैं, का में आप जानते हैं तो सबसे पहले का के नीचे हलंत आधा का आप बोलते हैं, इसके बाद फिर बोलते हैं आप आ। तो आधा का और इसके साथ आ बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने किसका सहारा लिया, इसमें आपने लिया स्वर का सहारा। तो हम ये कह सकते हैं जो व्यंजन है, व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन जो होते हैं क्या होते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जबकि स्वर जो होते हैं वह किसी का सहारा नहीं लेते हैं, अर्थात बिना सहायता के बोले जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब स्वर के भेद देख लेते हैं। तो हमें स्वर समझ आ गया। स्वर जो होते हैं वह ध्वनियाँ जिनकी उच्चारण में किसी प्रकार की अवरोध ना हो। ठीक है, और दूसरी बात स्वर की एक परिभाषा और निकल के आती है कि जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। अब देखिए स्वरों के भेद देखाते हैं। तो स्वरों के भेद जो होते हैं वो सबसे पहले इसमें कई प्रकार के होते हैं, तो सबके हम टाइप वाइज देखेंगे। तो जो उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला देखो ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। ठीक है, तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। चलिए
अब देख ले, स्वर समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब इनके बारे में देख लेते हैं। मित्रों, आप ये जो देख रहे हैं अपना लक्ष्य चैनल पर देख रहे हैं, और इसमें आपको जो है हिंदी की आज से जो है आपकी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें क्या है, आपका जो डर है वो डर आज के बाद हिंदी का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। हमें उम्मीद है आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर हिंदी पूछी जाती है तो आज से आपको हिंदी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो उच्चारण, समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद देखें तो 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर की बात करते हैं। इन्हें मूल स्वरों या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं और इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। तो देखो मित्रों, हम ये कह सकते हैं जो ह्रस्व स्वर होते हैं इसमें से एक मात्रिक का समय लगता है। एक मात्रिक का मतलब ये हुआ मित्रों कि जो एक मात्रा का समय, अर्थात जिसमें एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर, और जिन्हें दो मात्रा का समय लगे वो दीर्घ स्वर, और जिनमें दोनों से ज़्यादा समय लगे वो प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। एक तो ये थ्योरी हो गई। दूसरी बात हम यह देखेंगे कि किसी उच्चारण करते समय जो सबसे कम समय लगता है ह्रस्व स्वर में लगता है, फिर उससे ज़्यादा अगर समय लगेगा तो दीर्घ स्वर में लगेगा, फिर इससे भी ज़्यादा अगर समय लगता है तो वह प्लुप्त स्वर में लगेगा। ठीक है, अब देखिए आइए समझते हैं कैसे ये ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। तो देखो आप इनको बोलो, छोटा आ ई ऊ, आ ई ऊ, तो ये क्या है? ह्रस्व स्वर। अब इनमें से थोड़ा सा इनमें टाइम बढ़ा दें, जैसे ये क्या है? बड़ा आ, तो इसको बोलते हैं आ ई ऊ। तो देखिए इसमें क्या था, इसमें थोड़ा सा समय जो है, इसमें जो है समय थोड़ा सा क्या लग रहा था? कम लग रहा था। अब जब हम यही दीर्घ स्वर में आएंगे तो इसमें समय क्या है? थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ना। अब इसके बाद इससे भी ज़्यादा अगर समय लगाना है तो वो हो जाएगा प्लुप्त स्वर। अब प्लुप्त स्वर में क्या होता है? जैसे ओम, क्या है? ओम, ओम। तो देखिए ओम तो क्या है? इससे भी दीर्घ स्वर से भी क्या है? ज़्यादा समय लग रहा है, ओम। ठीक है, तो ओम में क्या है? दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लग रहा है। तो आपको एक चीज़ ये समझ में आई कि अगर सबसे ज़्यादा समय लगेगा तो वो किस में लगेगा? प्लुप्त स्वर में लगेगा। ठीक है, इसमें लगेगा, प्लुप्त स्वर में। ठीक है, और सबसे अगर कम समय लगेगा तो वो है ह्रस्व स्वर में। अब इनके सब की बात कर लेते हैं। जो ह्रस्व स्वर है इसमें 4 होते हैं, आ ई ऊ ऋषि। और जो दीर्घ स्वर होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, तो ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुप्त स्वर की बात करें तो ओम। इसमें आपको प्लुप्त स्वर पहचानना कैसे? तो सबसे पहले इसको पहचानने के लिए आप इस तरह का हिंदी का 3 लिखा मिला होगा। देखो जैसे ओम में बीच में लिखा हुआ है ना, ओम। ठीक, इसी तरह इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें तो राम, इस तरह वाला राम। ठीक है, तो ये ठीक है ये मित्रों, तो ये आपको समझ आ गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं तो आप लोगों को स्वर के भेद समझ आ गया। स्वर के भेद 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब इसके बाद अगला देखें। अब देखो ये तो रहा उच्चारण के आधार पे। स्वर के भेद को हमने बांटा किसके आधार पे? उच्चारण के आधार पे। ठीक है, अब बांटेंगे किसके आधार पे? प्रयत्न के आधार पे। अब देखो मित्रों, अब देखेंगे हम लोग प्रयत्न के आधार पे। तो प्रयत्न के आधार पर भी 3 होते हैं। कितने होते हैं? प्रयत्न के आधार पर भी 3 होते हैं। चलो प्रयत्न के आधार पे देख लेते हैं। जैसे जीभ के प्रयत्न के आधार पर, जीभ के प्रयत्न के आधार पे, तो भाई आप अंदर से जो प्रयत्न करेंगे उच्चारण करने के लिए, जो प्रयत्न करेंगे वही तो प्रयत्न होगा। अब देखो, अब जीभ, जिह्वा, जीभ को संस्कृत में जिह्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? जिह्वा। तो जिह्वा क्या बोलते हैं? जिह्वा। संस्कृत में क्या बोलते हैं मित्रों? जिह्वा। तो चलो अब हम जिह्वा के आधार पे देख लेते हैं। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है पश्च स्वर, तीसरा होता है मध्य स्वर। अब ये कैसे हुआ? तो देखो जीभ के जो अग्र का मतलब आगे वाले भाग से, जीभ के जो आगे वाले भाग से हम बोलेंगे वो अग्र स्वर होगा। जीभ के पीछे वाले भाग से जो बोलेंगे वो पश्च स्वर होगा, और जीभ के जो अंतिम वाले से बोलेंगे
वो मध्य स्वर होगा। ठीक है, तो अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर, ये आपको बात समझ में आ गई। सिर्फ इतना समझना है कि प्रयत्न के आधार पर, जीव के प्रयत्न के आधार पे हम देखेंगे कितने प्रकार से बांटा गया है। तो 3 प्रकार से, कौन कौन से? अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। इतनी बात समझ आ गई। चलो अब अग्र स्वर, हमने बोला कि जीव के जो अगला भाग, जो जिह्वा के आगे का भाग होता है, उससे जो स्वर निकलेंगे उन्हें क्या कहेंगे? अग्र स्वर कहेंगे। और जीव के जो पश्च का मतलब होता है पिछले भाग से, जो पिछले भाग से निकलेंगे उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें पश्च स्वर कहेंगे। और जो बीचों बीच से जो होगा, केंद्र का मतलब बीचों बीच से, जीभ का मध्य भाग में जो है वहाँ से जो होंगे उन्हें क्या कहेंगे? मध्य स्वर कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो, अब अग्र भाग से कौन कौन निकलते हैं? तो ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये 4 हैं अग्र स्वर से निकल रहे हैं। इसके बाद ओ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, ये आगत स्वर है मित्रों। क्या है? आगत स्वर। इसे आगत स्वर भी बोलते हैं। तो ये जो है आगत स्वर, इससे, ठीक है, तो ये पश्च स्वर, ये कहाँ से निकलता है? पश्च स्वर से। इसके बाद मध्य स्वर हो गया। ठीक है, अब मध्य स्वर में मात्र एक ही निकलता है, वो कौन सा निकलता है? आ। ठीक है, ये होता है अग्र स्वर से। चलिए अब ये हुआ, हम 2 चीज़ पढ़ चुके। एक तो पढ़ चुके जिह्वा के आधार पे, दूसरा पढ़ चुके उच्चारण के आधार पे। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब तीसरा है मुखाकृति के अनुसार। अब देखो, मुखाकृति के आधार पर, अर्थात मुख की आकृति, मुखाकृति, जैसे किसी में बहुत ज़्यादा मुख खुल जाता है, किसी में कम खुलता है, तो इस तरह जो मुख के खुलने के आधार पे हम बात करें तो मुखाकृति, अगर मुख के आकृति के आधार पे देखें तो ये भी 4 प्रकार से बांटा गया है, और ज़्यादा बांटा जाना चाहिए वैसे। चलिए कोई बात नहीं, संस्कृत में इसको टोटली संस्कृत भी हम बताएंगे। संस्कृत में इसे ज़्यादा भागों में, 12 भागों में बांटा गया है। तो मुखाकृति के आधार पे हम लोग देख रहे हैं। चलिए, मुखाकृति के आधार पर, थोड़ा शोर ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा वातावरण यहाँ का थोड़ा सा रूरल एरिया ना होके थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, वो मैनेज करना पड़ता है। पढ़ाई में तो दोस्त इतना करना ही पड़ता है। चलिए, मुखाकृति के आधार पे देखो, अब मुख के आकृति के आधार पे कहेंगे तो संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। देखो, संवृत का मतलब संवृत हो गया, अर्ध संवृत का मतलब आधा संवृत। क्या हो गया? आधा संवृत होगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा? आधा संवृत होगा। इसके बाद विवृत, इसके बाद अर्ध विवृत। ठीक है, इसके बाद चलो देख लेते हैं। अब जब ये देखते हैं संवृत पे, संवृत में क्या देख रहे हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है। तो संवृत में क्या होता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है उन्हें क्या कहेंगे? संवृत कहेंगे। जैसे ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, इसके बाद अर्ध संवृत की बात करते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत की अपेक्षा अधिक खुलता है उन्हें अर्ध संवृत कहेंगे। इसके बाद इसमें आते हैं ए, औ, ओ। ठीक है, अब विवृत में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उन्हें विवृत कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है उन्हें अर्ध विवृत कहते हैं। ये एग्जाम्पल दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो चलिए, अगर हम मुख आकृति के आधार पे देखें तो कितने भागों में बांटा गया है? 4। ठीक है, और बाकी 3 था। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें देखो मित्रों, आपको पूरा संपूर्ण जो है हिंदी व्याकरण पढ़ाया जा रहा, मतलब पढ़ा जा रहा है एक तरह से। चलिए अगला है ओष्ठाकृति के आधार पे। अब देखिए, ओष्ठाकृति के आधार पे, अर्थात हम ओष्ठ की आकृति की, अभी तक हमने मुंह की आकृति अर्थात मुख की आकृति के आधार पे देखा था। उसमें कितने थे मित्रों? उसमें थे 4। उसमें कितने थे मित्रों? 4। कौन कौन से थे? संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। ठीक है, अब देखो हमने ये देख लिया था। अब इसके बाद मुख के बाद ओष्ठ की बात कर रहे हैं, ओष्ठ की ओर देख रहे हैं। तो चलिए, ओष्ठ में कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार देखो वृत्ताकार,
दूसरा अवृत्ताकार और तीसरा उदासीन। उदासीन का मतलब जैसे ओंठ हैं आपके वैसे ही रहेंगे। अवृत्ताकार में क्या होगी, ओंठों की आकृति अवृत्ताकार हो जाएगी, मतलब वृत्त के आकार के ना होकर, ठीक है। अवृत्ताकार में क्या हो जाएगी, वृत्त के समान आपके ओठ बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो जब इन वर्णों का आप उच्चारण करेंगे तो उसमें जो है आपके ओष्ठ जो हैं वो वृत्त के समान आकृति बना लेंगे, और जब अवृत्ताकार में होंगे तो आपके ओष्ठ वृत्त की आकृति नहीं बनाएंगे, अर्थात हम कह सकते हैं अवृत्ताकार। और जब उदासीन होंगे तो इसमें से आपके ओष्ठ कोई भी आकृति नहीं बनाते हैं। जैसे आगत स्वर बड़ा आ गया, आगत स्वर आ गया, ठीक है। तो ये इसको आगत स्वर बोलते हैं, ये बहुत आप अच्छे से याद रखना। इसके बाद अवृत्ताकार में ई बड़ी ई ए ऐ, ठीक है। इसके बाद वृत्ताकार में ऊ बड़ा ऊ ओ और औ, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। चलिए ये रहा, इसको कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। तो चलो मित्रों एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हमने स्वर को बांटा है। स्वर को पहला जो था उच्चारण के आधार पे था, दूसरा जो है मुखाकृति के आधार पे था, तीसरा जो है वो किसके आधार पे था, थोड़ा सा देख लेते हैं। तीसरा जो था अभी पढ़ के गए हैं, मुखाकृति के आधार पे, हाँ एक प्रयत्न के आधार पे, जिह्वा के आधार पे जिसे बोल सकते हैं, और चौथा जो है वो है ओष्ठ के आकार पे। तो ये 4 आकार पे हमने देख लिया। चलो अब व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मित्रों सबसे पहले देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। चलो व्यंजन की बात करें तो देखो मित्रों व्यंजन क्या होते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। देखो अभी हमने बताया भी था कि जो व्यंजन होते हैं इनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसमें कम दिख रहा। चलो व्यंजन क्या होता है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अभी हमने बताया था। अब जैसे आपने उच्चारण किया किसी का गा मान लेते हैं, तो जैसे ये गा है, ठीक है। तो आपने गा के साथ आप देख रहे होंगे गा आधा बोल रहे हैं, इसके बाद आ भी ले रहे हैं, तो गा, तब जाके गा का निर्माण होता है। कौन से गा का, ये वाले गा का निर्माण होता है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो व्यंजन है, व्यंजन आप आधा बोलते हैं और साथ में क्या लेते हैं, स्वर भी लेते हैं, ठीक है। तो व्यंजन जो है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। चलिए हमें व्यंजन तो क्लियर हो गया। इसके बाद अगला देख रहे हैं, अगला क्या है, अब व्यंजन के भेद देखेंगे। अब क्या देखेंगे, व्यंजन के भेद। तो चलिए मित्रों व्यंजन के भेद देख लेते हैं। तो व्यंजन के भेद क्या हैं, प्रयत्न के आधार पर, चलिए प्रयत्न के आधार पे देख लेते हैं। तो देखिए प्रयत्न के आधार पे हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले स्पर्श, फिर संघर्षी, फिर स्पर्श संघर्षी, नासिक। तो सबसे पहले स्पर्श का मतलब क्या होता है कि जो वर्ण आप उच्चारण करेंगे तो आपके जिह्वा को स्पर्श करते हुए जो वर्ण निकलेंगे उन्हें क्या कहेंगे, स्पर्श कहेंगे। चलिए एक बार इसमें भी देख लेते हैं। जिनके उच्चारण में मुख के 2 भिन्न भिन्न अंग, जैसे दोनों ओष्ठ, नीचे का ओष्ठ और ऊपर का ओष्ठ, जीभ हो गया, नाक हो गई, दांत हो गया आदि एक दूसरे से स्पर्श की स्थिति में हों। अब मित्रों आप कह रहे होंगे नाक क्या है, नाक के जो आप स्पर्श के अंतिम वाले, जैसे अंगा, ठीक है, यहाँ, ये जो है आप नाक का सहारा ले रहे हैं ना, तो ये नाक, ठीक है। तो दांत दूसरे से स्पर्श की स्थिति में हो तो वायु उनके स्पर्श करते हुए बाहर आती है, ठीक है। अब देखो, अब देखने की बात यह है कि जो 25 वर्ड होते हैं, स्पर्श में कितने आते हैं, 25। स्पर्श में कितने आते हैं, 25। अब 25 कौन कौन से आते हैं, देखिए का से आप शुरू करिएगा, का से शुरू करिए और माँ तक जाइएगा। का से शुरू करके कहाँ तक जाना है, माँ तक। तो का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया। तो इस तरह करके आप जाएंगे कहाँ तक, माँ तक। तो टोटल कितने हुए, 25। तो ये जो हैं ये वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श कहलाते हैं, स्पर्शिक बोलते हैं इन्हें, ठीक है। तो इसके बाद अगला देख लेते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया। तो देखो इसमें हमने वर्ग बांट रख दिया, क्या कर दिया, वर्ग बांट दिया। वर्ग का मतलब हुआ का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। कितने वर्ग हो गए,
5 वर्ग हो गए। कितने वर्ग हो गए मित्रों? 5 वर्ग हो गए। अब देखो का वर्ग का मतलब हुआ इसमें का के सारे का मतलब का है, खा है, गा है, घा है और अंगा है। ये कितने हुए? 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 वर्ण हुए इसको किस वर्ग में रख दिया गया? का वर्ग में रख दिया गया। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें चा वर्ग की तो इसमें क्या हो जाएगा? चा है, छा है, जा है, झा है और फिर इया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें भी 5 हो गए। तो आप बताइए, ये पहला हुआ, ये दूसरा वर्ग हुआ, इसी तरह 5 वर्ग हैं। तो 5 ये 5 5 हैं, तो टोटल कितने हो गए? 25 वर्ण हो गए। ठीक है, कितने वर्ण हो गए? 25 वर्ण हो गए। चलिए, तो इस पर सी आपको समझ आ गया होगा हमारे अनुसार। ठीक है, तो चलिए इस पर सी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद दूसरा हम संघर्षी की बात करें। संघर्षी मित्रों वो होते हैं जिनके उच्चारण में मुख के 2 अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। जिनके उच्चारण में मुख के 2 अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। ठीक है, निकट आ जाते हैं और वायु के निकलने का मार्ग क्या हो जाता है? वायु के निकलने का मार्ग संकरा हो जाता है। उन्हें वायु घर्षण करके निकलती है। हम ये कह सकते हैं जो संघर्षी होते हैं ये बड़े ही संघर्ष से निकलते हैं। जो इनको निकालने के लिए, जैसे ख ख, तो आप देख रहे होंगे एक प्रकार की रगड़ टाइप लग रही होगी। क्या होगी? रगड़ टाइप लग रही होगी। ठीक है, तो क्या होगा? खा खा। ठीक है, इसके बाद ग च फ, तो इसमें एक संघर्ष प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये संघर्षी कहलाते हैं। इसके बाद अगला देख लेते हैं स्पर्श संघर्षी की। क्या देखते हैं? स्पर्श संघर्षी। चलो अब स्पर्श संघर्षी भी देख लेते हैं मित्रों। तो स्पर्श संघर्षी में जिन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श फिर घर्षण की स्थिति हो उन्हें स्पर्श संघर्षी कहते हैं। तो देखो इसमें आपको पहले स्पर्श फिर संघर्ष इस तरह समझना है। स्पर्श संघर्षी में क्या होगा? पहले स्पर्श होगा फिर संघर्षी होगा। ठीक है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श फिर घर्षण की स्थिति हो तो उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी कहते हैं। अब इसके बाद नासिक के देख लेते हैं। नासिक को इस तरह करके देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत, ओष्ठ, जीभ आदि के स्पर्श के साथ वायु नासिका मार्ग से बाहर आती है। नासिका का मतलब हुआ नाक। ठीक है, नाक। ठीक है, क्या हुआ? नाक। तो अगर नाक के माध्यम से आएगी तो वो नासिक होते हैं। और एक चीज़ याद रखना, का से लेके पा के अंतिम ये पा वर्ग, अभी हमने बताया का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इनके जो लास्ट 5वां वर्ग क्या था? अंगा था ना। तो इसी तरह अंगा हो गया, ना हो गया, माँ हो गया, इया हो गया, अड़ा हो गया। ये पांचों क्या होंगे? नासिक होंगे, अर्थात नाक के बल से बोले जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए अब इसके बाद अगला देखो पार्श्विक। देखो मित्रों पार्श्विक क्या होता है? पार्श्विक जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के मुख के मध्य 2 अंगों के मिलने से वायु मार्ग अवरुद्ध होने के बाद है तो उन्हें पार्श्विक में एक यही आता है ला। ठीक है, याद रखना ला, इसमें हलन जरूर लगाना आप। ठीक है, तो चलिए, तो मित्रों आपको एक चीज़ ये देखना है आप कि कौन से चैनल पे पढ़ रहे हैं। तो आपका जो चैनल नेम है वो है अपना लक्ष्य। अपना लक्ष्य में आप लोग हिंदी की यह संपूर्ण वीडियो देख रहे हैं। चलिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए मित्रों, तो पीडीएफ के लिए हम एक नंबर दे रहे हैं, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा। इसमें आपको पीडीएफ ये हिंदी की अवेलेबल हो जाएगी। 8400122331। ठीक है, ये 8 है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 8400122331। इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको हिंदी की यह पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं। पार्श्विक हो गया लुंठित। लुंठित का मतलब होता है जिसमें जो है जीभ जो होती है वो क्या होती है? लुंठित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है, लपट जाती है। तो रा बोल रहे हैं आप, तो रा में क्या होता है? जीभ
लुंठित हो जाती है। इसके बाद उच्छिप्त की हम देखें, उच्छिप्त की बात करें तो जिन उच्चारण में जीभ की नोक झटके से ताल को छूकर वापस आ जाती है। देखिए जीभ तो आप जानते हैं, आप यह नहीं जानते होंगे तालु क्या होता है। तो जीभ का जो ऊपरी वाला सिरा होता है, जिस पे जीभ ये नीचे ऐसे होती है, इसके बाद ये हमारा मुख होता है ऊपर का भाग, तो इस पर अगर टकरा के आती है तो यह क्या होता है, तालु होता है। ऊपर वाला भाग क्या होता है, तालु होता है। तो आपकी यह जिह्वा है और यह जब ऊपर के तालु से टकराती है, ऊपर वाला भाग क्या होता है, तालु, और ये बहुत जल्दी छूकर वापस आ जाती है तो वो क्या कहलाते हैं, उच्छिप्त। जैसे ड ढ ढ क्या कहलाते हैं, ड ढ ड ढ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो है वो है अर्धस्वर। अर्धस्वर क्या होता है मित्रों, अर्धस्वर होते हैं जिन वर्णों का अवरोध, जिन वर्णों का उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वयं व व्यंजन के बीच का है। जैसे या और वा, या और वा। ठीक है, ये क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं, ये आप याद रखना। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। अब देखिए उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पे, ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पे व्यंजन के भेद देखेंगे। तो उच्चारण के आधार पे देखें तो स्वर और जिह्वा मूली। जिह्वा मूली क्या होते हैं, जो जीभ के मूल भाग से, मूल भाग मतलब जीभ का जो मूल भाग होता है, जहाँ से उत्पत्ति होती है जीभ की, तो वो क्या होगा, क ख ग। तो ये जो है ये जिह्वा मूली स्वर हैं। और जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर या यंत्र से हो, जैसे ह और सा, ये क्या होते हैं, स्वर यंत्रमुखी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे, नहीं तो फिर कवर नहीं हो पाएगा। अब देखिए बात करें कंठ, तो देखियो इसमें आपको व्यंजन को बांटना है 5 भागों में। व्यंजन को बांटना है 5 भागों में। कैसे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो जीभ की बनावट है, सबसे पहले एक हम चित्र बनाते हैं। चित्र में देखते हैं, ये आपका मुख है, मुख बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आप लोग हंसिएगा नहीं, क्योंकि मुख हम आपको सिर्फ समझाने के आकार पे बना रहे हैं। ठीक है, ये है आपका मुख। ठीक है, चलिए ये आपका मुख हो गया, यहाँ पे आपकी आँख हो जाएगी। तो चलिए अब देखो जो नीचे का ये भाग होता है, ये यहाँ पे कंठ होता है। इसको यहाँ से अगर कोई भी शब्द आप उच्चारित कर रहे हैं, ये गला है, तो यहाँ पे एक गले में कंठ होता है, तो कंठ, यहाँ से जो वर्ण उच्चारित होंगे कंठ होंगे। ठीक है, कंठ के बाद तालु, तालु जो होगा अभी आपको बताए थे, तालु, तालु जो होता है ये पीछे का, ये यहाँ पे पीछे का भाग ये तालु होता है, ये ऊपर का भाग मूर्धा होता है, और ये जीभ होती है, और आगे आपके दंत होते हैं। तो 5 होते हैं। आपको याद कैसे करना है, ये नीचे वाले भाग को कंठ कहते हैं, ये पीछे वाले भाग को मूर्धा कहते हैं, ये वाला ये इसको तालु कहते हैं, इसको मूर्धा कहते हैं, और ये जीभ होती है, और ये दंत होता है। दंत के बाहर ओष्ठ लगा होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ओष्ठ हो गया। तो ये 5 प्रकार से शब्द उच्चारित होते हैं। ये आपको समझ आ गया। चलिए थोड़ा सा समझाने की व्याख्या की थी। चलो, तो कंठ से कौन कौन सा, कंठ से कौन कौन होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण कंठ से होता है, इनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कोमल ताल को स्पर्श करता है। जैसे का वर्ग है, का वर्ग है, ये क्या करता है, का वर्ग। ठीक है, का वर्ग जो होता है कंठ से। इसके बाद तालु जो होता है का वर्ग या और सा। इसके बाद टा से टा वर्ग और सा, ये वाला मूर्धन्य सा। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं वर्षर्य। वात्सर्य क्या होता है, जिन ध्वनियों को उच्चारण जीभ के द्वारा वश या ऊपरी मसूड़े से हों, जैसे ना, रा, ला, तो ये क्या होता है, वात्सल्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है दंत। दंत, जिन व्यंजनों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है, इनकी जीभ नोक के ऊपर दंत बने। तो ता वर्ग मतलब में क्या आएगा, ता था दाधा ना, ये ता वर्ग होते हैं। अभी आपको हमने वर्ग समझाया था। इसके बाद उसके साथ सा, ये। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दंत, वाफा और ओष्ठ। ठीक है, अब चलिए
स्वर तंत्रियों के उत्पन्न कंपन के आधार पे। अब देखिए जो स्वर तंत्रियाँ हैं, स्वर तंत्रियों के उत्पन्न कंपन के आधार पे देख रहे हैं। तो जो स्वर मित्रों थोड़ा सा वॉइस देख रहे होंगे वातावरण का, चलिए कोई बात नहीं, उस पर आप ध्यान नहीं दे। देखो स्वर तंत्रियों के आधार पे होता है घोष और अघोष। घोष में क्या होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में समय में स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे के निकट होती हैं और निश्वास वायु निकलने में उसमें कंपन हो, और प्रत्येक वर्ग की। तो जो एक बात इतना समझिएगा कि घोष और अघोष क्या होता है। तो देखिए जो घोष होते हैं, अभी हमने आपको वर्ग समझाया, कितने वर्ग होते हैं, 5, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ठीक है, पा वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। तो आप 5 वर्गों में आपने लिखा का, खा, गा, घा, अंगा, ये लिख लिया। तो ये पहला वर्ग। ये जो का है, चा है, टा है, ता है, इनको हम 1 नंबर पे जोड़ेंगे। ये वाला जो खा, खा, गा है 2 नंबर पे, ये है 3 नंबर पे, फिर 4 है, फिर 5। तो आप ये कह सकते हैं जो घोष होते हैं, जो घोष होते हैं वह क्या होते हैं, वह प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियाँ होती हैं। अंतिम 3 का मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा जो होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये घोष होते हैं, और 1 और 2 ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। इतना याद रखना। तो जो वर्ग अभी आपने आपको समझाया, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 वर्ग हो गए। इनमें से जो पहले वर्ग हैं जैसे का, खा, चा, छा, जा, झा, वो सॉरी चा, छा, इसके बाद टा, था, ता, था, पा, फा, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। और जो 3, 4, 5 होते हैं ये होते हैं घोष होते हैं। ये क्या होते हैं, घोष होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब स्वर तंत्रियों के बाद देखते हैं श्वास। जो श्वास प्राण की मात्रा के आधार पे, प्राण की मात्रा के आधार पे देखते हैं। तो देखो प्राण की मात्रा के आधार पे अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, इसमें क्या होगा, इसमें वही वर्ग आपको हम ट्रिक बता दे रहे हैं, वही वर्ग होगा, ठीक है। तो अल्प प्राण में क्या होता है, पहली, तीसरी और पांचवी ये हो जाएंगे अल्प प्राण, और इसके बाद दूसरी और चौथी ये क्या हो जाएंगे, महाप्राण। तो जो दूसरा और चौथा वर्ण है वो हो जाएगा महाप्राण, और ये 1, तीसरा, 5 जो हो जाएंगे इसको बोलेंगे अल्प प्राण। इतनी बात समझ में आ गई, ये ऊपर वाला महाप्राण, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। तो देखो मित्रों जो संयुक्त व्यंजन है, जब 2 अलग अलग व्यंजन संयुक्त होकर एक अपना रूप बदल देते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलकर एक व्यंजन का निर्माण करते हैं। कैसे, जैसे आपने देखा ये छा है, ये क्या बना है, छा। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण पहले का, आधा का, फिर आधा सा खटकोड़ा वाला, इसके बाद आ। तो ये करके इन 3 वर्णों को मिला के किसकी उत्पत्ति हुई है, छा की हुई है। तो इस तरह कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को मिला के किसी वर्ण की उत्पत्ति होती है तो संयुक्त। संयुक्त का मतलब ये और ये तीनों को मिला के फिर एक वर्ण बना है, इसे क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या कितनी है, 4, ठीक है। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब देखो यहाँ पे पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि ता है, त्रा, तो त्रा को आपको बताना है त्रा है। तो त्रा कैसे बना है, किससे मिलके बना है, तो ये ता और रा फिर आ, इससे मिलके किसकी उत्पत्ति हुई है, त्रा की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है, त्रा की मित्रों, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद अयोगवाह की कर लेते हैं। देखिए आपको फ्रेंड्स थोड़ा बोरिंग ज़रूर हो रही होगी, लेकिन ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे जिसकी तैयारी करें, आप चाहे यूपी टेट की करें, लेखपाल की करें, यूपी टेट हो गया, ठीक है, सी टेट हो गया, जहाँ जहाँ पे आपको हिंदी आएगी, यूपीएसआई हो गया, कोई भी आपका कांस्टेबल होता है, किसी भी प्रकार का कांस्टेबल आता है, चाहे बिहार कांस्टेबल हो, यूपी कांस्टेबल हो, दिल्ली कांस्टेबल, कोई भी हो। और इसके साथ साथ
लेखपाल हो गया, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी हिंदी वाली वैकेंसीज में है, इससे कहीं बाहर पूछा जाने वाला कोई भी शब्द नहीं होगा। बस अंतर हो जाएगा इसमें कि जो आपका साहित्य आता है, साहित्य हो जाएगा। तो साहित्य की भी हम वीडियो बना देंगे, कोई बात नहीं, साहित्य भी पढ़ लिया जाएगा। चलो अब देखो बात करते हैं अयोगवाह की। तो जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वयं की सहायता से होता है, परंतु इनके उच्चारण से पूर्ण स्वर आता है, अतः स्वर व व्यंजनों के मध्य की स्थिति के कारण ही इनको अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह हम ये कह सकते हैं अंग और आहा। अंग और आहा ये जो दो वर्ण हैं, इनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। तो अंग को अनुस्वार बोला जाता है और आहा को क्या बोला जाता है? विसर्ग बोला जाता है। ये आप लोग इतना याद रखना कि अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ मित्रों देखिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नंबर पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात, आपको अगर पीडीएफ चाहिए है तो आप पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। अब टेलीग्राम लिंक आपको आप कमेंट करिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। और कमेंट करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात करते हैं, अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, अगर आपको इनमें से जुड़ना है तो आप इस नंबर पे मैसेज करें 8400122331। इस पे आप क्या करेंगे, अपना नाम और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं वो आप लिखकर भेज दें, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अब अनुस्वार देख रहे हैं। अनुस्वार क्या होता है? तो अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार अभी हमने आपको बताया था कि जो अंग है, अंग ये क्या होता है? अनुस्वार। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि इनका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। जो उच्चारण करते समय जिन वर्णों की जो है वायु नाक से निकलती है तो वो क्या होगा? वो अनुस्वार हो जाएंगे। जैसे रंक, इसके बाद पंक, ठीक है। इसके बाद अनुनासिक की बात करें तो अनुनासिक क्या होता है? मुख और नासिका से जो मिलकर बना हुआ है, इसका उच्चारण था आप मुख से भी और नासिका, इन दोनों से मिलकर करेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? अनुनासिक। जैसे हंसना, 5, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं शब्द। शब्द क्या है मित्रों? देखिए शब्द क्या होते हैं? एक या अधिक वर्ण। अब देखो शब्द क्या होते हैं, हमने अभी आपको पढ़ाया क्या? वर्ण। अभी आपको हमने क्या पढ़ाया? वर्ण। तो आपने वर्ण पढ़ा हुआ है। तो वर्ण में अब अभी तक वर्ण क्या होते थे? स्वर और व्यंजन, दो ही तो बताए थे। एक स्वर बताया था, एक दूसरा बताया था व्यंजन। तो एक अब देखो, अब का है ये वर्ण हुआ ना। अब जब यही स्वर और व्यंजन एक से अधिक, या तो स्वर ले लो या तो व्यंजन ले लो। तो हम जैसे व्यंजन लेते हैं का, मा और ला, ये लो, हमने 3 वर्ण ले लिए। तो क्या उत्पत्ति हो गई? कमल। तो कमल क्या है? एक शब्द है। कमल क्या है? एक शब्द है। तो ये कह सकते हैं कि जब एक से अधिक वर्ण को मिलाकर एक ध्वनि करते हैं तो किसकी क्या बन जाता है? वो बन जाता है आपका शब्द। तो एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। अब शब्द के प्रकार की बात करें, समझ ना आ गया ना आपको कि शब्द क्या है? अगर एक से अधिक 2, 3, 4 कोई भी आप लिख देते हैं, कोई भी लिख देते हैं, ठीक है। जैसे ये है, इसमें क्या हुआ? आपको हमने बताया कि स्वर है, व्यंजन है, ठीक है। तो सौरभ, इसमें क्या हुआ? इसमें स्वर और मात्रा, स्वर और व्यंजन का मेल है, काफ़ी मेल है। 3 वर्ण इसमें देख रहे होंगे आप, सा, रा, भा, 3 व्यंजन लगे हुए हैं। और इसके बाद वर्णों स्वर की बात करें तो आप स्वर भी देख रहे होंगे। चलिए अधिक आप देखते हैं। अब शब्द के प्रकार देखते हैं। तो स्रोत या इतिहास के आधार पे देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो स्रोत या इतिहास के आधार पे बहुत पूछे जाते हैं। जैसे तत्भव, तत्सम, तद्भव, देशी, संकर और विदेशी, 5 होते हैं।
तत्सम, तद्भव, देसी, संकर और विदेशी। तो तत्सम क्या होता है? देखो मित्रों, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों बिना परिवर्तन के ले लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि को आप जानते हैं, अग्नि क्या होती है? आग होती है मित्रों। तो इसको संस्कृत में भी अग्नि ही बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, जो शब्द संस्कृत के हिंदी में हम लोग अग्नि बोलते हैं ना, अग्नि हो गया। पृथ्वी, हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में रहते हैं। तो ये पृथ्वी जो है ये किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी संस्कृत का शब्द है, लेकिन हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में उपयोग में ले लेते हैं। तो ये कह सकते हैं तत्सम में क्या होता है मित्रों, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें वो तत्सम होते हैं। अब तद्भव की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? तद्भव की। अब देखो तद्भव क्या होता है? तद्भव में क्या होता है? तत्सम संस्कृत के वे शब्द जो कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रचलित हो गए। अब देखो पहले क्या थी? संस्कृत बोला जाता था, तो इनको जैसे अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, रात्रि हो गए। अब रात्रि को अगर हम रात बोल दें, रात्रि को क्या बोल दें? रात, तो वो किस में आ गया? तद्भव में आ गया। रात्रि को अगर हम रात बोल देते हैं तो किस में आ जाता है? रात में आ जाता है। तो एक ये समझ आया कि जो हम तत्सम वर्ण थे, तो तत्सम वर्णों को हमने क्या किया? थोड़ा सा पलट के रात्रि को हमने रात बना दिया। तो ये किस में हो गए? तद्भव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मित्रों? तद्भव कहलाएंगे। ठीक समझ आ गया? चलिए अब अगला देखते हैं। जैसे हस्त, हस्त का मतलब होता है हाथ, लेकिन हम हिंदी में उसको हस्त से हाथ कर दिया, कर्ण से कान कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुए? तद्भव शब्द हो गए। अब देखो देशी की बात करते हैं। जो शब्द स्थानीय भाषाओं में से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, देसी, देसी का मतलब जो होता है, हम लोगों के आम भाषा में देखें तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे अधिकतर देसी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? देसी। जैसे रोड़ा है, बैगन है, सेब है। ठीक है, इसी तरह और है, जैसे धूप को बोल दिया जाता है घाम है ना। तो इस तरह करके क्या बोल दिया जाता है? जैसे इसी तरह और भी होते हैं, जैसे दिन को 2-3 भागों में डिवाइड करते हैं तो एक पहर होता है। क्या होता है? पहर। सुबह का पहर, शाम का, तो पहर। ये क्या हुआ? ये शब्द जो आते हैं ये किस में आएंगे? देसी में आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब अगला देख लेते हैं, संकर। अब देखो संकर क्या होता है? दो भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? संकर। इंग्लिश में बात करें तो हाइब्रिड। क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड। अब देखो मित्रों, हाइब्रिड का मतलब हुआ संकर। जब कभी दो पौधे, अब देखो हाइब्रिड को एक तो हम समझा देते हैं इस तरह वृक्ष से। जैसे आपका ये पीपल का पेड़ है, आपके पास ये नीम का पेड़ है, 2 पेड़ हो गए। ठीक है, ये नीम का हो गया और ये वाला पीपल का हो गया। तो ये नीम और ये पीपल, अब इनको हम दोनों को मिला दें, अर्थात नीम पीपल का और बीज का, इन दोनों की कलम को आपस में मिला के एक ही पेड़ में नीम और पीपल दोनों बना दे, तो ये क्या हुआ? हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड में ये हुआ कि हमने एक ही पेड़ को, इसमें आधे पार्ट में नीम, एक ही इसमें कलम ऐसे लगा देंगे तो इसी में नीम भी जगाएगी। देखा हो गया आपके गांव में, काफ़ी आपकी जहाँ पर शहर है, गांव जहाँ भी रहते हैं देहात में, तो देखो अब ये पेड़ एक ही है पीपल का, लेकिन इसी में नीम भी उगाई, तो ये क्या हुआ? ये हो गया संकर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? चलिए दोस्तों, आप बताते चाहिए, आपको कोई अगर समझाने में किसी प्रकार का नहीं समझ आ रहा तो आप हमें बताइएगा ज़रूर। और हमें जो ये अभी तक अगर आपने ये अपना लक्ष्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और एक आपके लिए और भी आगे चलते रहेंगे। चलिए अभी पहले और चलते हैं, फिर आपको और आगे बात बताते हैं। संकर तो 2 भाषा। अब जैसे खून, अब देखो इसमें खून और पसीना, जब खून पसीना मिल गया, खून अलग होता है, पसीना अलग होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो इस तरह अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये बनता है खून पसीना से हम कमाते हैं। क्या कहते हैं? खून पसीना से हम लोग कमाते हैं। इसके बाद जेल खाना अलग है, तो जेल अलग है, खाना देखा जाए तो खाने वाला अलग है, लेकिन जेल खाना अब ये इसको बना के एक ही कर दिया गया। तो जब कैदी कैदी को कहाँ बंद किया जाता है? जेल खाने में। तो देखो वर्ण क्या हो गया? हम 2, जेल अलग था, खाना अलग था,
जेल अलग था, खाना अलग था, इनको मिला के क्या कर दिए, जेल खाना बना दिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ब्लैक चलेगा, हाँ ठीक, नहीं ब्लैक नहीं, चलिए फिर इतनी बात समझ में आ गई। चलो इसी तरह बेडौल, ठीक है, बेडौल हो गया। टिकट अलग है, घर अलग है, लेकिन दोनों को मिला के क्या कर दिया, टिकट घर बना दिया। फारसी हिंदी, अंग्रेजी हिंदी, ठीक है, इस तरह करके संकर को हमने पढ़ लिया। अब अगला देखते हैं, समझ भी आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब विदेशी की बात करें। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से किस में आ गए हैं, हिंदी में आ गए हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, विदेशी कहेंगे। अब कौन विदेशी में कौन कौन से आते हैं ये देख लेते हैं। जैसे अरबी के शब्द हैं, ये पूछे बहुत जाते हैं फ्रेंड्स, आप इन्हें इग्नोर मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट आप रट जरूर लीजिएगा। अरबी के शब्द देखो, अरबी के शब्द कौन कौन से हैं। अरबी के शब्द देखा जाए तो जो अरबी के शब्द हैं वो हैं अखबार, आदत, आखिर, आमिर, अमीर, इनाम, ईमान, उम्र, औरत, कसूर, कसरत, कानून, खबर, खराब, जनाब, जालिम, तहसील, तकदीर, तबादला, नशा, फ़ायदा, मुल्ला, मजहब, मतलब, हकीम। तो ये क्या हुए, अरबी के शब्द हुए, अर्थात जो अरबी भाषा से लिए गए हैं वो क्या हुए, अरब से। ठीक है, अब फारसी से जो हैं अदा, अगर, आमदनी, आईना, आवाज़, आसमान, कमीना, कारीगर, किशमिश, चादर, चश्मा। तो ये आप लोग जितने भी देख रहे हैं, जोश, दफ्तर, दवा, दीवार, दिलेल, दलाल, पैजामा हो गया, परहेज हो गया, तो ये किसके हैं, फारसी के शब्द हैं। यहाँ चलिए थोड़ा सा वातावरण का आप इग्नोर करते चाहिएगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। अगला देखिए तुर्की के शब्द, तोप, तमाशा, कैंची, खंजर, चेचक, चम्मच, बेगम, बारूद, बहादुर, मुगल, दरोगा और लाश, उर्दू। ये क्या है, तुर्की के शब्द हैं। इसके बाद अगले देख लेते हैं अंग्रेजी के शब्द। अंग्रेजी के शब्द में क्या हुआ, अफसर, अपील, कमेटी, कलेक्टर। देखो आप ये अंग्रेजी के शब्द क्या है, ऑफिसर जो होता है, ऑफिसर होता है। ठीक है, अब ऑफिसर को हमने हिंदी में ले लिए अफसर। इसके बाद अपील, कमेटी, कलेक्टर, गिलास, अस्पताल, गैस, टिकट, कुली, लालटेन, पुलिस, रजिस्टर, ये किसके हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंच के शब्द देख लेते हैं। अब फ्रेंच के शब्द देख लेते हैं, इसके बाद फिर जापानी शब्द देखते हैं। अब देखिए फ्रेंच के शब्द, इतना और जूम कर दिया। फ्रेंच के शब्द देख लेते हैं, लैंप, मेयर, आल्पिन, सूप, पिकनिक, कारतूस, कूपन, मेनू, अंग्रेज। ये किसके हैं, फ्रेंच के हैं। इसके बाद जापानी शब्द की बात करें तो ये क्या है, रिक्शा। रिक्शा कैसा है, जापानी शब्द का है। अब चीनी शब्द की बात करें तो चाय, लीची, चीनी। चाय, लीची, चीनी कैसे शब्द हैं, ये शब्द हैं चीनी शब्द हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं पुर्तगाली शब्द। अब इसके बाद पुर्तगाली शब्द देखते हैं तो अलमारी, इस्त्री, इस्पात, कनस्तर, कप्तान, गोदाम, नीलम, पादरी, फीता, तौलिया, बाल्टी, साबुन। ये कैसे हैं, पुर्तगाली हैं। कि कैसे हैं मित्रों, पुर्तगाली हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अब देखो ये तो रहा इसकी बात की। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे। अब देखिए व्युत्पत्ति के आधार पे या फिर हम बात करते हैं व्युत्पत्ति को, दो चीज़ और पूछ लिया जाता है इसमें। देखो मित्रों पूछा ये जाता है कि अभी हमने 5 प्रकार पढ़े, तत्सव, तद्भव, तत्सव, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, तो ठीक है। अब व्युत्पत्ति को और नाम दे दिया जाता है रचना या बनावट के आधार पे। क्या नाम दे दिया जाता है, रचना या बनावट के नाम पे। तो देखो मित्रों व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पे शब्द के भेद, तो इसमें देखते हैं। तो इसमें देखा जाए तो इसमें से अगर आप देखोगे तो इसमें से होते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। अब आपको इन्हें याद कैसे रखना है, ये बहुत एक सिंपल ट्रिक्स है। तो रूढ़ हुआ, यौगिक हुआ और योग रूढ़ हुआ। तो देखो आपको इन्हें याद कैसे करना है। सबसे पहले रूढ़ क्या होते हैं इन्हें समझते हैं। तो जो रूढ़ होता है क्या होता है, जो अन्य शब्दों के योग से ना बने हों। अर्थात आप यह कह सकते हैं जैसे हमने कमल बोला, क्या बोला, कमल बोला,
ठीक है मित्रों। तो कमल को आप अगर विभाजित कर दें तो का को अलग करोगे तो मल हो जाएगा, अगर कम का मा ला को विभाजित करोगे तो ला। तो इनके एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनको जब आप अलग करोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जब इनको आप अलग करोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जो अन्य शब्दों के योग से ना बने हों तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे रूढ़ शब्द। जैसे कमल हो गया, घोड़ा हो गया, जल हो गया। इसके बाद यौगिक की बात करें, जो यौगिक का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बने होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। तो यौगिक देख लेते हैं, जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, जो दो शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे पाठ धनशाला, पाठ आप लोग जानते होंगे, पाठ क्या होता है आप जानते होंगे, पाठ या फिर उसे हम अध्याय बोल सकते हैं, ठीक है। पाठ क्या होता है, पाठ। और शाला, शाला का मतलब होता है जहाँ आप रह रहे हैं, भवन, ठीक है, निर्माण। तो इस तरह करके हम ये बात कर सकते हैं, पाठशाला जो है, पाठ धनशाला, विद्या धन आलय। विद्या का मतलब आप समझते हैं और आलय का मतलब भी समझते हैं। आलय जो है पर्यायवाची है घर की, किसकी पर्यायवाची है, घर की, ठीक है। तो यौगिक आपको समझ आ गया। अब देखो रूढ़ क्या होता है, रूढ़ में अगर आप ये होता है कि जो कोई भी अन्य शब्दों के योग से ना बने हो, रूढ़। यौगिक होता है जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, यौगिक। जो शब्द या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। अब देखो योग रूढ़ में क्या होता है, अब ये तो सेम लग रहा है यौगिक की तरह, नहीं, थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग ये है कि आप योग रूढ़ में क्या करेंगे, योग रूढ़ क्यों अलग है, इसमें आप जैसे दशानन, तो ये क्या होगा, तीसरे की ओर इंगित करेगा मित्रों। बना तो दो ही, दस धन आनन, क्या इसमें अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो दस धन आनन, ठीक है। आनन का मतलब होता है सिर, आनन का मतलब होता है सिर, ठीक है। तो दस सिर, अब 10 सिर किसके थे, तो रावण के। तो इसके ये हम कह सकते हैं कि जो तीसरे की ओर इंगित करे तो क्या होगा, वो होगा योग रूढ़। तो योग रूढ़ में हमने क्या देखा, जैसे लंबोदर, लंबा उदर, लंबोदर का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो लंबा धन उदर, उदर का मतलब होता है पेट। अगर पेट किसका लंबा है तो वो होते हैं गणेश भगवान जी, ठीक है। तो गणेश भगवान, तो योग रूढ़, ये 3 सब बातें समझ में आपको आ गई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पे। अब देखो अभी तक हमने देखा, अब इसके बाद देख रहे हैं प्रयोग के आधार पे। अब प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद देखेंगे। तो देखो एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है, ठीक है। एक विकारी होता है और दूसरा अविकारी होता है। तो विकारी में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये विकारी में आते हैं। और अविकारी में क्या होता है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो देखो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, तो इनके बारे में देखिए, एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे विकारी शब्द होता है, विकारी शब्द क्या होता है, इन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण जो होता है, काल के कारण बदल जाते हैं। ये पूरा दिख जाएगा। इन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण बदल जाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, मेरा, मेरी। अगर मेरा की बात करें तो मित्रों ये पुरुष लिंग है, मेरी की बात करें तो ये क्या है, स्त्रीलिंग। तो ये कह सकते हैं कि लिंग, वचन या कारक या फिर काल 4 हैं, ठीक है। तो अगर लिंग के आधार पे, जैसे आपको हमने बोला वह आम खाता है, तो ठीक है, आम खाता है। अब यहीं पे राम आम खाता है तो खाता है, ठीक है, क्रिया है। अब यहीं पे अगर बात करें यहीं पे कोई लड़की का नाम ले लें तो वहाँ लास्ट पे क्या आ जाएगी, खाती। तो खाता और खाती आप देख रहे हैं। तो लिंग, वचन, कारक, काल, इनके कारण अगर बदलाव होता है तो वो क्या होते हैं, विकारी होते हैं। अगर बदलाव नहीं होता है तो वो क्या हो जाएंगे, अविकारी हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, अविकारी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए अब कुछ जो हैं तत्सम तद्भव हैं, जैसे इनको देख लेते हैं। अगर अस्ति संस्कृत रूप है और हमने आपको बताया कि अगर संस्कृत में आता है तो तत्सम है, अगर हिंदी में आता है तो तद्भव है।
तो तत्सम की बात करते हैं। तो जो तत्सम है, जैसे अस्थि, अस्थि क्या है? हड्डी। हिंदी रूप अस्थि का क्या होगा? हड्डी हो जाएगा। अंधकार का क्या हो जाएगा? अंधेरा। आम्र का आम। ठीक है। इसके बाद इस तरह देख लेते हैं। इसके बाद अगर हम उंगली को देखें, अंगुली को उंगली, अश्रु को आंसू, ऊँट, उष्ट को ऊँट कहते हैं। ठीक है। इस तरह करके कार्य को क्या कहेंगे? काज। क्षेत्र को कहेंगे खेत। ठीक है। इस तरह करके ये सारा है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। ये क्योंकि सारा कोर्स कवर कराना है, थोड़ा स्पीड में भी चलना है। चलो कुछ इम्पोर्टेंट इसमें है हो जाते हैं। जैसे कज्जल, कज्जल को संस्कृत रूप अगर पूछा जाए तो कज्जल है और हिंदी रूप काजल है। ठीक है। ये आप लोग इसको देख भी लीजिएगा। ये देखिए कज्जल का क्या होता है हिंदी में, ये हिंदी वाला तद्भव होता है, और जो संस्कृत में है, संस्कृत वाला भाग तत्सम होता है। संस्कृत वाला भाग क्या होता है? तत्सम होता है। चलिए इसके बाद अब देखिए बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा क्या होता है मित्रों? संज्ञा की बात कर लेते हैं। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जात या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों को बहुत नहीं ज़्यादा समझाने की आवश्यकता होगी। जैसे अगर किसी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, वो क्या होगा? संज्ञा हो जाएगा। करनाल क्या हो गया? कोई जगह का नाम वो हो गया, वन हो गया, फल हो गया। ठीक है। ज्ञान हो गया। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या जात या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद की बात करें तो मित्रों ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अगर हम आधुनिक की बात करें तो आधुनिक में ये 3 ही रह गए हैं। आधुनिक में कितने रह गए हैं? 3 ही रह गए हैं। वो आगे हम बताएंगे लास्ट टाइम पे आपको। चलो अब देख लेते हैं संज्ञा के भेद। तो पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है जब किसी विशेष व्यक्ति की बात की जाए। ठीक है। व्यक्ति की बात की जाए या वस्तु की बात की जाए या फिर स्थान, किसी विशेष व्यक्ति की बात करी जाए या विशेष वस्तु की या फिर विशेष स्थान की बात की जाए तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे सीता, रोहतांग, रामायण, गंगा। तो रामायण क्या है? पुस्तक का नाम है। रोहतक जिला है। सीता क्या है? सीता पुरुष स्त्री का नाम है। गंगा जो है नदी का नाम है। ठीक है। इस तरह कह के हम स्थान, व्यक्ति, वस्तु अगर देखें तो व्यक्तिवाचक हो गया। अब जातिवाचक में क्या होता है? आप अगर किसी भी जाति या वर्ग, जाति वर्ग का मतलब अगर हमने पुरुष बोला, क्या बोला? पुरुष, तो हमें ये पता चला एक पुरुष, एक समस्त पुरुषों की जाति का पता चलता है। ठीक है। अगर छात्र बोल देते हैं तो छात्र, नारी बोल देते हैं स्त्री जाति का। गौ जो है, गौ क्या है? पशु, एक जानवर की समस्त मतलब जाति का पता चलता है। तो इस तरह करके हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद अगला है नेक्स्ट देखें भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं। अब देखो भाववाचक संज्ञा में क्या है? जिस संज्ञा से पदार्थ या व्यक्ति के गुण, दोष, व्यापार, दशा आदि के भाव का बोध हो। जैसे बचपन हो गया, बुढ़ापा होना चाहिए, यहाँ पर सॉरी गलती हो जाती, बुढ़ापा है, मिठास, बुराई, प्रसन्नता, घबराहट, लंबाई। अर्थात भाव का मतलब होता है जो आपके अंदर से उत्पन्न होता है। जैसे बचपना, आप लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा बचपना हो सकता है। ठीक है। बुढ़ापा, ये आप बुढ़ापा को क्या कह सकते हैं? महसूस किया जा सकता है। मिठास को भी महसूस किया। आप बुराई, ठीक है, बुराई अगर किसी करते हैं या सुनते हैं कितना वैसा लगता है, तो बुराई। प्रसन्नता, आप खसी, ये प्रसन्नता क्या है? आपके अंदर से ही उत्पन्न होती है। घबराहट, ठीक है, घबराहट। आपकी लंबाई हो गया, भलाई हो गया। अब इसी में क्या होता है? ईमानदारी का भी होता है। ठीक है। ईमानदारी हो गया। अपराधी प्रवृत्ति वाले भी इसी में हो जाए। तो ये जो एक भाव है, क्या होता है? ईमानदारी का भाव, प्रसन्नता का, लंबाई का, बुराई का, बुढ़ापा का, बचपना का भाव। तो ये क्या होते हैं? भाव के अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद अगली बात कर रहे हैं समुदायवाचक की बात करते हैं मित्रों। अब देखिए समुदायवाचक में क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से समुदाय का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से क्या होता है? समुदाय। समुदाय का मतलब हो गया, जैसे हम बात करते हैं कक्षा,
तो कक्षा क्या है, सभी छात्र और छात्राओं का पूरा एक समुदाय तो है। समुदाय का मतलब क्या हुआ, संगठन तो हुआ। तो छात्र और छात्राओं का, अगर जहाँ पे छात्र और छात्राएं क्या होते हैं एक जगह पे एकत्रित होती है, वो क्या होती है, कक्षा होती है। सेना क्या होती है, आप समझते हैं। भीड़ क्या है, सभा क्या है। तो क्या होता है यहाँ पे एक, इसका मतलब ये हुआ कि एक समुदाय, यहाँ से एक से बहुत सारे लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं, एक उनका समुदाय होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या होता है मित्रों, द्रव्यवाचक जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य या धातु का बोध होता है। जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य या धातु का बोध होता है, जैसे घी, घी क्या है, द्रव्यवाचक है। द्रव्यवाचक में क्या होता है, तेल है, हल्दी है, लोहा है। द्रव्यवाचक में वो जो हम लोग जैसे चीनी हो गया, दाल हो गई, ठीक है। तो अब द्रव्यवाचक में दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब जिनको गिना जा सकता है, और दूसरा होता है जिनको गिना नहीं जा सकता। जैसे दाल को आप गिन नहीं सकते, तो इसको क्या करते हैं, तौला जाता है। चीनी को भी तौला जाता है। इसी तरह घी हो गया, तेल हो गया, हल्दी हो गया, इसमें क्या हुआ, ये द्रव्य हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। चलिए अब इसमें से, अब देखो एग्जाम में पूछता कैसे, भाववाचक संज्ञा बनाना। अब कुछ भी दे देगा, जातिवाचक दे देगा, उसको आपको कहेगा भाववाचक बनाओ। विशेषण दे देगा, फिर कहेगा भाववाचक बनाओ। ठीक है, इसके बाद क्रिया दे देगा, क्रिया से कहेगा भाववाचक बनाओ। तो इसको आपको एक एक समझना है। अब जैसे आदमी, अब इसका आदमी की अगर बात करें तो क्या होता है, आदमियत, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे इंसान होता तो ये बोल देते कि इंसानियत है उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर एक हमने भाव की बात की। ईश्वर क्या होता है, ऐश्वर्य होता है। गुरु के अंदर क्या होता है, गुरुत्व होता है। चिकित्सा के अंदर चिकित्सा होती है। भ्रात के अंदर भ्रातृत्व को होता है। जैसे अपना हो गया, तो अपना के अंदर क्या होता है, अपना तत्व, अपनत्व। ठीक है, इसी तरह आपके चैनल अगर बात करें, आप इस चैनल पे, कौन से चैनल पे पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं अपना लक्ष्य चैनल पे। इसे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है मित्रों, चलो इसके बाद युवक। युवक की बात करें तो युवक क्या है, यौवन। ठीक है, वश्य का वात्सल्य, संस्कृत का संस्कार, उचित का औचित्य हो जाएगा, तपस्वी का तप या तपस्या करना, महा का महिमा, महानता, सुंदर जो होगा उसके अंदर सौंदर्य या सुंदरता का भाव होगा, जालिम के अंदर जुल्म, भूखा के अंदर भूख होता है, सफ़ेद का सफ़ेदी, आलसी के पास आलस्य होता है। ठीक है, तो इस तरह करके अगर यहीं पे यहाँ क्रिया से देते, क्रिया से आपको बनाना है, तो जैसे गिरना, गिरना क्या है, एक क्रिया है, तो क्या हो गया, गिरावट हो गया। चलना हो गया तो क्या हो गया, चाल या चलन हो गई। दौड़ना से दौड़ हो गई। पूजना से पूजा हो गई। पढ़ना से पढ़ाई है, पढ़ाई एक भाववाचक है। बोलना से बोल हो गया, हंसना से हंसी, और अहम से अहंकार हो गया। ठीक है, चलिए इस तरह करके आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर आपको ठग से ठगी हो गया, घर से घरेलू हो गया, देव से देवत्व हो गया, बच्चा से बचपन हो गया, और नर से नृत्य हो गया, बाप से बपौती हो जाती है। बाप से क्या हो जाती है, बपौती। बपौती क्या है कि आप भाववाचक है। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं संज्ञा के विकार। दो संज्ञा के विकार में तीन होंगे, लिंग, कारक और लिंग, वचन और कारक। कौन कौन से होंगे, लिंग, वचन और कारक। तो देखिए इसमें देख लेते हैं लिंग। लिंग क्या होता है, लिंग आप जानते हैं, लिंग कितने होते हैं, दो होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और भी हैं। चलिए हम पूरा देख लेते हैं। लेकिन जो हिंदी है, हिंदी में सिर्फ दो ही होते हैं, संस्कृत में तीन होते हैं, तीसरा हो जाता है नपुंसक लिंग। ठीक है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो हिंदी में सिर्फ हम दो की बात कर रहे हैं। हिंदी में दो होते हैं, बात क्या करेंगे, दो होते ही हैं। ठीक है, तो पहला क्या होता है, पुल्लिंग, और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में वो होता है जिस संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। और लिंग कितने भेद होते हैं, दो होते हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग में क्या होता है, पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे नाखून, नाखून हम लोग क्या कर रहे हैं, काटते हैं, तो काटना। तो काटना से आप याद देख सकते हैं, काट रहे हैं ना, तो अभी एक तो क्या हुआ, पुल्लिंग हो गया। कान, ठीक है, पपीता, कान से सुन रहे हैं, पपीता खा रहे हैं। जल हो गया, तिल हो गया, दिन हो गया, दीपक हो गया, संग, दल, शरीर, दही, मोती। ठीक है, अब देखो दही खा रहे हैं, मोती पहन रहे हैं, ठीक है, या बिन रहे हैं, सुन, इस तरह। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया।
इसके बाद स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे मृत्यु। अब देखो किसी की मृत्यु हो गई, हमने क्या बोला, हो गई। देखो आपको कहीं ना कहीं लग हो रहा होगा गई, ठीक है, तो गई से क्या स्त्री जाति का बोध होता है। पूर्णिमा, ठीक है। इसके बाद आगे दया, उसके अंदर दया आ गई है, खटास आ गई, शत्रुता, टोली, पंचायत, जड़, तो इस तरह करके देख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको पूरा रफ कर, हाँ चलिए अब देखो काया, मित्रता, खटास, शत्रुता, सभा, टोली, पंचायत, जड़, सरकार, फौज, पलटन, भीड़, नाक, आँख, ठीक है। नाक बह रही है, तो हमने क्या बोला, बह रही, तो रही है, रहा है, तो आप समझ रहे होंगे ना, रही है, तो क्या स्त्रीलिंग, स्त्री की जाति का बोध होता है। अब लिंग परिवर्तन और उसके नियम। अब देखो कुछ नियम हैं जो परिवर्तित किए, जैसे बड़ा आ लगा के आचार्य जी होते हैं, तो उनकी अगर स्त्री, ये आचार्य जो पुरुष लिंग हो गया। अब हम बात करें स्त्रीलिंग की, तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, आचार्य हो जाएगी। महोदय का महोदया हो जाएगा, सुत का मतलब फिर आगे हो जाएगा सुता, ठीक है। अब ई लगाने से, जैसे देखा होगा पोता, पोती, ब्राह्मण, ब्राह्मणी। अब ईया से क्या हो, गुड्डा, गुड़िया, लोटा से लुटिया, ठीक है। तो इस तरह के बाद अब नेक्स्ट देख लेते हैं ईका लगाने से। अब देखो ईका से नायक होता है, आपको पता है, जिसको एक्टर बोलते हैं, और नायक, और नायिका होती है, एक्ट्रेस होती है, ठीक है। अभिनेता, अभिनेत्री, ठीक है। अध्यापक है, अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका हो जाएगी, ठीक है। अब इन लगाने से नायिका, नाइन, नाग का नागिन, और इसी तरह पंडित का पंडिताइन, ठीक है। तो इस तरह करके इन लगाने से भी स्त्रीलिंग होता है। आइन से बनिया का बनियाइन, पंडित का पंडिताइन, ठीक है। इसके बाद नी से, अब नी से देख लेते हैं। नी से क्या होता है, जाट का जाटनी, शेर से शेरनी, ठीक है। तो ये हो गया नी। आनी से भव का भवानी, हिंदुस का हिंदुस्तान, हिंदुवानी, ठीक है, हिंदुस्तानी है। इन्हीं से इन्हीं, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारिणी, इन्हीं। अब देखो इसमें क्या, इन्हीं का मतलब हुआ ये लास्ट में इन्हीं, ठीक है। चलो इसी तरह मति, श्रीमान से श्रीमती, भगवान से भगवती, त्रि से दात्री, रचाय, हाँ ये देख लीजिए। रचायित्य का जो होता है रचायित्री होता है, क्या होता है, रचायित्री होता है। नेता से नेत्री हो जाएगी, विद्वान का विदुषी, सम्राट का सम्राज्ञी, ठीक है। देवी का देवता से का देवी, कवि का कवित्री, ये इम्पोर्टेंट है मित्रों, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा और रट लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में, ये जो सारे हैं ये इम्पोर्टेंट है। ये लास्ट के जो हमने बताए, ये यहाँ से त्रि लगाने वाले, ठीक है, ये वाले जो हैं इम्पोर्टेंट है, इनको आप ये लीजिए। हम आपको स्क्रीनशॉट के लिए दे देते हैं, स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हाँ नेक्स्ट पे देख लेते हैं। अब देखो वीर का वीरांगना, और ये इसका आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप देखो उभय लिंग की बात करते हैं। अब देखो कुछ उभय लिंग होते हैं। लिंग हमने सिर्फ दो ही प्रकार के बताए। अब तीसरा प्रकार देख लीजिएगा, एक सेकेंड। हाँ तीसरा प्रकार हम लोग अभी इसके बाद देखेंगे। चलिए इसके बाद उभय लिंग देख लेते हैं। उभय लिंग में देखिए मित्रों क्या होता है। उभय लिंग में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका उपयोग दोनों लिंगों में होता है। उभय लिंग में क्या हुआ, पुरुष और स्त्री दोनों का जहाँ बोध होता है वहाँ उभय लिंग होता है। चलिए मित्रों इसके बाद ये वीडियो शायद थोड़ा ज़्यादा लंबी जा रही है, तो अब इस पर देख लेते हैं क्या क्या जो शेष बचता है वो क्या क्या है। वचन हम लोग देखेंगे, और कारक हैं, इसके बाद सारा कुछ ये संबंध कारक, तो इसको 2-3 भागों में कवर करते हैं। विशेषण हो गया, और इसके बाद और क्रिया हो गई। इसमें सारा कुछ आपको फिर नेक्स्ट वीडियो पे इसको 2-3 पार्टों में कवर करते हैं, ठीक है मित्रों। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।